हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके पीछे वाला लेक्चर में मैं आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होती है जैसा कि आपको पता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट क्यूर होती है, उसको हम बोले थे ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो होता है, जो द्वारक आप जिसको कहते हो, और क्या कहते हैं उसका फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ, वो दोनों छोटा होता है कि बड़ा? वो दोनों क्या होता है? छोटा। और ये होता है आपका आई पीस। क्या होता है? आई पीस होता है। और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। बोलो, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और बताया था कि इसका आवर्धन क्षमता जब मैं निकाल के लाया था तो माइनस वी ओ बटा ई ओ, माइनस वी ओ बटा वी ओ, माइनस वी ओ बटा ई ओ और 1 प्लस डी बटा वी, यही सही है। अच्छा, एक चीज़ और लाए थे, एम बराबर माइनस में वी ओ बटा एफ ओ और 1 प्लस डी बटा, एक और फार्मूला था शायद, याद है? माइनस में एल बटा एफ ओ और 1 प्लस डी बटा। और एक बात और मैं बताया था, आउटकम निष्कर्ष की बातें। निष्कर्ष क्या था कि यदि आवर्धन क्षमता आप बढ़ाना चाहो तो फोकस दूरी को घटा देना होगा, इसको भी घटा देना होगा। दोनों को अगर आप कम कर दोगे तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। नली की लंबाई बढ़ा देते हो तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, नली की लंबाई बढ़ा दोगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। ये चीज़ था। अगर सेल ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला जब दिए थे तो आप याद करो, जो इसके द्वारा जो इमेज बना था, इसके द्वारा जो इमेज बना था आपको याद होगा, इसके द्वारा इमेज बना था 25 सेंटीमीटर पर। अंतिम प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना था? 25 सेंटीमीटर पर। देख लो ना फिगर को। तो अंतिम प्रतिबिंब जो आईपीस ने बनाया था, नेत्रिका ने जो बनाया था अंतिम प्रतिबिंब, लास्ट इमेज, फाइनल इमेज, वह इमेज जो बनाया था डी बराबर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अगर यही लास्ट इमेज अनंत दूरी पर बनाता, कहाँ बनाता? अनंत पर, तब ये जो आवर्धन क्षमता हो जाता इसका आवर्धन क्षमता हो जाता माइनस में एल बटा एफ ओ, 1 हट जाती और डी बटा क्या हो जाती? एफ ओ। देखो क्या क्वेश्चन करता है वहाँ पर, ऐसे पूछेगा, चलो यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा फाइनल इमेज बोले तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर, इसको मत मार के आ जाना, ये कब के लिए फार्मूला है? जब डी दूरी पर बनेगा। लेकिन अनंत पर बोला है तो क्या हो जाएगा? माइनस में एल बटा एफ ओ इंटू डी बटा एफ, ये हो जाएगा आपका। आवर्धन क्षमता इतना होता है। बोलो, सही है? बस ये हो सकता। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप। इसकी ख़त्म कहानी करेंगे। इसको आप लोग लिख लेंगे जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है? और आप लोग फोटो खींच लेना, पॉज करो, ध्यान देना चला। अब हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आई विल स्टडी अबाउट टेलीस्कोप। इसको आप हिंदी में क्या कहते हो? दूरबीन बोलोगे या दूरदर्शक बोलोगे? दूरबीन बोलोगे या क्या बोलोगे? दूरदर्शक। टेलीस्कोप। कोई बोले कि टेलीस्कोप क्या है तो कहना वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है, स्पष्ट देखा जाता है। हो गया? तो उसको आप बोलोगे टेलीस्कोप। पॉज कर दो, क्या हुआ? मतलब है कि टेलीस्कोप ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है और भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके द्वारा आप दूर स्थित वस्तु को देखोगे, वो भी स्पष्ट। और ये जो होता है टेलीस्कोप, दो प्रकार के टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कितने तरह के? एक होता है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बोले तो हिंदी में क्या होगा इसका?
अपवर्तक दूरदर्शक, अपवर्तक एक आपका ये हुआ, और एक टेलीस्कोप जिसका नाम है रिफ्लैक्टिंग, क्या नाम है बउआ? रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप भी दो प्रकार के हो रहा है, एक परावर्तक दूरदर्शक बोलते हैं, परावर्तक दूरदर्शक, ये चीज़ आप समझेंगे। ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल खगोलीय दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक। वहाँ पर पूछता है कि खगोलीय दूरदर्शक किसका एग्जाम्पल है, तो अपवर्तक दूरदर्शक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का एग्जाम्पल है। तो हम लोग करेंगे क्या कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शक को। और आपके क्लास 12th के जो फिजिक्स है वो आपको जो क्वेश्चन एराइज करता है तो वह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ही करता है, खगोलीय दूरदर्शक से, बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी एक तरह के रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही है। तो इससे प्रश्न इससे ना करके इससे करता है। और ये जो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप की जहाँ तक बात रहा, तो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप से डायरेक्ट प्रश्न करेगा, इसका कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन करेगा रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप से करेगा। इसमें देखो बात है, समझिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ डिफेक्ट्स पाया, सिंपल माइक्रोस्कोप में डिफेक्ट्स पाया, सिंपल माइक्रोस्कोप बोले तो सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें डिफेक्ट्स क्या पाया कि ज़्यादा आवर्धित इमेज नहीं बना रहा था, बड़ा बनाता है बट उसको साइंटिस्ट को और ज़्यादा क्लीन चाहिए, इसके लिए उन्होंने डिफेक्ट्स पाया, तब लाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या लाया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिमिलरली टेलीस्कोप में पहले रिफ्रैक्टिंग बना था, अपवर्तक दूरदर्शक, इसमें डिफेक्ट्स पाया, इसमें क्या पाया? दोष पाया। कौन सा दोष पाया ये पूछता है कि अपवर्तक दूरदर्शक में कौन सा दोष है जिसके कारण परावर्तक दूरदर्शक आया। पहले ये बना था, बाद में ये बना, इसमें भी डिफेक्ट्स आया, तो बाद में एक और बना दूरबीन, कैसीग्रेन का टेलीस्कोप, एक और दूरबीन है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सिंपल, जैसे जब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा उसका सॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, प्रॉब्लम तो होना चाहिए। तो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में प्रॉब्लम की वजह से न्यूटन ने कहा किया कि रिफ्लैक्टिंग बना दिया। ऐसे टेलीस्कोप दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली कहता है कि गैलीलियो गैलीली जो है दूरबीन का आविष्कारक है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ डिफेक्ट्स मिला जिसके कारण रिफ्लैक्टिंग लाया न्यूटन, इसमें न्यूटन का बोध है, इसमें न्यूटन, इसका न्यूटन खोज किया था। कौन किया? न्यूटन। इसमें कौन सा दोष है तो याद करो, इसका जो दोष है, इसमें जो दोष आया है, इसमें दोष आया है क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्ण विपथन दोष। कोई पूछता है, आपसे पूछेगा कि जो आपका अपवर्तक दूरदर्शक उसमें कौन सा दोष क्रिएट हुआ, तो वर्ण विपथन का दोष क्रिएट हुआ। वर्ण विपथन क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण विपथन क्या होती है, क्रोमेटिक एब्रेशन। बस आप इतना समझो कि क्रोमेटिक एब्रेशन क्रिएट हुआ इसमें, तब जाकर के न्यूटन ने 1668 में बना दिया रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। तो जब ये रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप बना दिया तो इसमें भी डिफेक्ट्स आ गया, उस डिफेक्ट्स का नाम है स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, समझिएगा। गोलीय विपथन, गोलीय विपथन, तो गोलीय विपथन किस में उत्पन्न हुआ? परावर्तक दूरबीन में। तब आया कैसीग्रेन का दूरबीन, कैसीग्रेन, आपको यहीं तक पढ़ना है, कैसीग्रेन का टेलीस्कोप तक ही पढ़ना है, इसमें अभी तक कोई डिफेक्ट्स नहीं दिया है आपका बुक ने। इसमें डिफेक्ट्स आया क्रोमेटिक, इसमें डिफेक्ट्स आया स्फेरिकल, क्रोमेटिक स्फेरिकल। समझेंगे, पहले तो समझेंगे, दोस्त बाद में देखेंगे, पहले तो समझेंगे कि अपवर्तक दूरदर्शक होता क्या है और इसका एक एग्जाम्पल दिया खगोलीय और परावर्तक दूरदर्शक होता क्या है, ठीक ना। चलो, तो इसको आप लोग क्या करोगे, हमारा जो अगला हेडिंग होगा खगोलीय दूरदर्शक होगा, इसको आप पॉज करके चलो हम लोग रिफ्रैक्टिंग पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिंग में उसका एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं खगोलीय दूरबीन, खगोलीय, नाम से ही पता चल रहा है कि इस दूरबीन के हेल्प से आप खगोल का अवलोकन करेंगे, आकाशीय पिंड के बारे में आप जानेंगे। आकाशीय पिंड मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, आकाशीय पिंड जैसे आपको तारा के बारे में जानकारी लेना है, उसका अवलोकन करना है, स्टार तारा,
कि या कोई मून हो गया चंद्रमा, उसका आपको अवलोकन करना, उसका परीक्षण करना है, तो आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देख करके उसको आप परीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तो खगोलीय दूरबीन के हेल्प से आप पृथ्वी पर स्थित वस्तु को देखोगे तो आपको परेशानियां होगा, बिकॉज ये जो इमेज बनाता है उल्टा बनाता है। तो खगोलीय दूरबीन के हेल्प से आप पृथ्वी पर के वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा प्रतिबिंब बना देगा, तो आप जो हैं सही से उसको अवलोकन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको हेल्प से, खगोलीय दूरबीन के हेल्प से आप आकाशीय पिंड को आप आराम से उसके बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सर आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जब हम लोग आकाशीय पिंड को देखेंगे तो क्या वो सब उल्टा दिखाई नहीं देगा? देखो होता ऐसा है ना कि आकाश पूर्णतः गोल है, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। आकाश कंप्लीट रूप से गोल है, तो जब वह गोल होने के कारण जब इसको हम उससे देखेंगे तो आभास उल्टा और सीधा का नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब पृथ्वी पर के वस्तु को देखते हैं तो उल्टा का आभास बिल्कुल हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले वस्तु को देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल से तो आभास नहीं होता है कि सीधा है कि उल्टा है, सब एक जैसा दिखता है, ठीक ना। तो आप समझेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से पृथ्वी पर स्थित वस्तु को क्यों नहीं देखते, तो बोलना कि खगोलीय दूरबीन के द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर के वस्तु को नहीं देख सकते। फिर आकाशीय पिंड उल्टा क्यों नहीं, तो बोलना कि आकाश जो है पूर्ण रूप से गोल है, कंप्लीट है, इसलिए इसको से देखते हैं तो हमको उल्टा सीधा का कोई आभास नहीं होता। एक ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा तो उल्टा ही बनाएगा। कैसा बनाएगा? उल्टा। दिमाग में आप रख लीजिए। एक खगोलीय के बारे में तो मैं यहाँ कुछ बात लिख देना चाहता तो ज़्यादा बेटर रहता। लिख देना चाहता हूँ खगोलीय के बारे में, थोड़ा सा पॉज करना, लिख देंगे डायरेक्ट अपना समझ। देखो जो मैं बोला वो लिख दिया, जो मैं बोला वो लिख दिया, आप समझ सकते हो। अब यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, एडजस्टमेंट ऑफ मतलब दूरबीन का समायोजन, दूरबीन का समायोजन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दूरबीन का समायोजन, तो ध्यान देना बाबू, जब आपके पास मान लीजिए दूरबीन दे दिया तो दूरबीन को एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एडजस्ट। तो दो टाइप से एडजस्ट करेंगे। एक तो एडजस्ट इस सोच के किया जाता है, साइंटिस्ट लोग एडजस्ट करता है तो कैसे करता है, इस आधार पे करता है ताकि उसका जो अंतिम प्रतिबिंब बने वह अनंत पर बने। तो अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बनाने के लिए जो एडजस्टमेंट करता है, किसको एडजस्ट कर रहा है? वो टेलीस्कोप को। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो भी हो, टेलीस्कोप जब एडजस्ट करेगा तो उसका जो सोच है क्या कि अंतिम जो प्रतिबिंब, फाइनल जो इमेज है वह अनंत पर बने। तो फाइनल इमेज को अनंत पर बनाने के लिए जो एडजस्ट कर रहा है, जो एडजस्टमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। कोई बोलेगा कि अगर दूरबीन का नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? तो अनंत पर। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? तो एडजस्टमेंट दो प्रकार के होगा, एगो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, एगो क्या हुआ एकदम जैसे नॉर्मल होता है ना, है नॉर्मल कर दिए। एगो नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन। सामान्य दूरबीन का एडजस्टमेंट आप कितने तरह से करोगे? समायोजन। एक तो नॉर्मल, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट जब करोगे तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर। और दूसरा साइंटिस्ट लोग ये सोचता है कि जो मेरा फाइनल इमेज बने वह डी दूरी पर बने। डी दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसको बोलेंगे डी के लिए समायोजन। डी के लिए मतलब एडजस्टमेंट फॉर डी, एडजस्टमेंट फॉर डी को क्या बोलते हैं? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो उसको ऐसे बोलेंगे एडजस्टमेंट फॉर डी। तो डी ना बोल के हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। तो समायोजन मतलब एडजस्टमेंट कितने प्रकार से करोगे? दो प्रकार से एडजस्टमेंट करोगे। एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा आप एडजस्टमेंट करोगे डी के लिए। तो एडजस्टमेंट फॉर डी, तो डी ए को ना बोल रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समझ। दोनों में एक्सप्रेशन निकलेगा, दोनों में फार्मूला निकलेगा। इसमें भी फार्मूला है, इसमें भी फार्मूला है, काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा, ठीक ना।
बस चलो इसको पॉज कर लेना, जो वीडियो वाच करे उसको इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। क्वेश्चन देखो बेटा, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शक का जो आवर्धन क्षमता होगा m बराबर वो अलग अलग होगा, अलग अलग कंडीशन में, चूंकि कंडीशन दो है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और एक आपका डी के लिए। तो समान समायोजन में अगर पूछे कि खगोलीय दूरदर्शक आवर्धन क्षमता पूछो बताओ, तो उसका एक अलग एक्सप्रेशन आएगा, वो हम प्रूव करें वो अलग आएगा, और अगर डी के लिए पूछे तो वो अलग आएगा। तो समझ रहे बात को। चलिए, तो समान समायोजन के लिए तो याद रखना, समान समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब नॉर्मल एडजस्टमेंट में लास्ट इमेज यानी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, वो तो अनंत पर बनेगा। तो पहले तो आपको इसको डायग्राम देना होगा, खगोलीय दूरदर्शक का डायग्राम। तो देखना इसका डायग्राम कैसा होगा, फिर से सुन लीजिए। जैसे ऐसा होता ना, ध्यान देना बाबू जो वीडियो बात कर रहे हैं ऐसा होता है, यही इसी को मान ले टेलीस्कोप, और यहाँ पे आपका आँख होता है, एक आँख के पास होता ना है, मार दुका रहे यहाँ पे ऐसा होता है, तो एक ऐसे होता है, इसको चापना पड़ता है, इसलिए मैं इधर करके चाप रहा हूँ। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर एक लेंस होता है, एक लेंस यहाँ होता है। तो एक लेंस तो आपके आँख की ओर हुआ, वो आईपीस हुआ, और इधर हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें उल्टा होता है। आप माइक्रोस्कोप में देखे थे, मैं आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर और फोकल लेंथ छोटा होता है, इसमें सब बड़ा होगा, इसमें इसका बड़ा इसका छोटा, उल्टा होगा, इसका छोटा उधर वाला का। देखो क्यों इसका छोटा बड़ा क्यों रखता है, क्योंकि आप टेलीस्कोप के हेल्प से क्या देख रहे हो, अनंत पर की वस्तु, और अनंत पर की वस्तु छोटा है कि बड़ा, बहुत बड़ा है। अरे चंद्रमा तो बड़ा है रे, सूर्य बहुत बड़ा है। अब देखो उन सब को आप अवलोकन करना चाहते हो, तो जैसे कहने का मतलब है कि यह सूर्य है और इन्हें से आपका ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का मुंह जो है आगे वाला, मतलब जो जिसको आप ऑब्जेक्टिव कह रहे हो, अगर वो छोटा रहेगा, ये लेंसवा का मुंह छोटा रहेगा, तो इधर से किरण निकलेगा, ही जाएगा, घुसेगा इसमें भी जाएगा, ये भी जाएगा। लेकिन बाबू ए वाला पार्ट जो यहाँ से, जो ए वाला भाग है सूर्य का, ए वाला भाग, ए वाला भाग से जब किरण निकलेगी तो इसमें तो ये तो लेंस है, ये लेंस तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। यह लेंस जो है ए वाले, देखो ना सूर्य का ये जो पार्ट है और इधर ए वाला पार्ट, इस पार्ट से जब किरण निकलेगी तो क्या इस किरण को यह कलेक्ट कर पा रहा है, क्या ही कर पा रहा है? अगर यही मुँह बढ़ा दिया तो कलेक्ट करेगा कि नहीं कर लेगा? इसीलिए आगे वाला भाग को बड़ा कर देता है ताकि प्रकाश के किरणों को अधिक मात्रा में वह संग्रह कर ले, अधिक मात्रा में अपने अंदर कलेक्ट कर ले, अपने अंदर संचित कर ले, ठीक ना। और इधर वाला को छोटा इसलिए रखता है क्योंकि अगर इधर छोटा रहेगा तो आपका दीदा पूरा यहाँ से काम करेगा, अगर यह बड़ा रहेगा तो कुछ किरण इधर में निकल जाएगा, दीदा देखते रह जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका जो आईपीस होगा उसका अपर्चर फोकल लेंथ छोटा, और इसका जो आईपीस होगा, इसका जो अपर्चर होगा मतलब द्वारक अभिमुख मुख बड़ा होगा, इसका क्या होगा, बड़ा होगा। जब हम आपको फिगर ड्रा करेंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिगर वाइज इसमें उल्टा ड्रा होगा, उल्टा ड्रा होगा मतलब कहने का मतलब है कि अभी दृश्य का तो सर बोल रहे हैं कि बड़ा होगा, तो इसमें बड़ा ड्रा करेंगे, इधर छोटा ड्रा करेंगे, नहीं, बिल्कुल वैसा ही ड्रा करेंगे, फिगर पर मत जाना, वैसा ही ड्रा करेंगे, ठीक ना। जैसे देखो खगोलीय दूरदर्शक का सबसे पहले मैं फिगर ले लेता हूँ, ध्यान देना बउआ, ये आपका हुआ एगो लेंस, इसी को आपको ऑब्जेक्टिव मान के चलना है, और ये हो गया आपका आईपीस, ये क्या हो गया आईपीस, मान को ऐसा ही चलना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या है चला ऑब्जेक्टिव, और ये आपका क्या है आईपीस, क्या है आपका आईपीस, नेत्रिका है। ये क्या हुआ बोलो, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ है रे, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं रे, प्रधान अक्ष हुआ, इतना भूला गया। और ये हो गया आपका अपर्चर, आपको ये ऑब्जेक्टिव है, ये मत देखना कि इसका ये तो ये बड़ा है सर, बड़ा वो अलग बात है, लेकिन इसका जो अपर्चर है ये बड़ा है, इसका अभिमुख बड़ा है, इसका फोकल लेंथ बड़ा है। ये अभी दृश्य का सब बड़ा होगा तब ना ऑब्जर्व करेगा ज़्यादा से ज़्यादा किरणों को। ये है नेत्रिका का, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, इसको वो बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे, बोलो क्लियर है। ये आपका टेलीस्कोप हो गया, खगोलीय दूरदर्शक का फिगर हो गया। अब इसके हेल्प से आप क्या देखोगे, अनंत पर के वस्तु को ना, तो अनंत पर जो वस्तु है वहाँ से जब किरणें आती है तो समांतर आती है, क्या आती है समांतर। तो देखो ये वो किरण को मैं ऐसे आया, देखो किरण ऐसे आ रही है, ट्रर ऐसे गुजर रहा है, इस प्रकाशीय केंद्र से गुजरा, बिना विचलन के निकल गया और उस लेंस पर पड़ गया है। दूसर का जो किरण आएगा बिल्कुल ऐसे मत ले आना, दूसर का किरण को इसके समांतर ही लाना होगा। देखो मैं इसके समांतर लाया हूँ दूसर का किरण को, होगा क्या कि यहाँ से लेंस से मुड़ेगा, टर्न करेगा,
टर्न कुछ इस प्रकार से किया, देखो टर्न कर गया, इसको और आगे से टर्न करवाते तो हमारा लिए अच्छा हो जाता। देखो देखो इसको और आगे से हम टर्न करवाएंगे, देखो ऐसे करवा दिया, ये टर्न करवा दिया, चला समझना। अब करेंगे क्या कि ये लेंस जो है वस्तु अनंत पर है, चला वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो बन गया यहाँ पे जहाँ पे कटा हुआ है ना इमेज, ए डैश बी डैश इमेज बन गया। कौन बनाया, ए ऑब्जेक्टिव बनाया। तो ऑब्जेक्टिव कैसा बनाया, अनंत पर स्थित वस्तु तो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, और उस बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब देखो कितना छोटा बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो खगोलीय दूरदर्शक होता है उसमें जो अभिदृश्यक होता है वो अभिदृश्यक के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है सर, वास्तविक है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा है, उसके अपेक्षा ही छोटा है। क्लियर है, आइएगा। अब जो काम रहा इसका रहा, नेत्रिका का रहा। नेत्रिका देखो क्या करेगा, चूंकि आप नॉर्मल एडजस्टमेंट करने वाले हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होती है, आपको अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अनंत पर। तो इसको हम कहेंगे बाबू तुम अनंत पर इमेज बनाना है, इसको कहेंगे बाबू तो अनंत पर बनाना है, तो ये कहेगा कि भैया हमको वस्तु फोकस पर देना। जब फोकस पर दोगे तब ना हम अनंत पर बनाएंगे, फोकस पर वस्तु रहता है तब अनंत पर। तो इस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे ताकि यह जो ए डैश बी डैश है जो इसका प्रतिबिंब है, लेकिन इसके लिए तो वस्तु का कार्य करेगा, या वस्तु इसके फोकस पर जाए, ऐसा एडजस्ट करना है। अच्छा एक चीज और सोच सकते हो, अनंत पर वस्तु है, ये लेंस है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये लेंस कहाँ बनाया होगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आखिर फोकस पर ना बनता है, तो यह लेंस फोकस पर ही ना बनाया होगा। इसका भी फोकस यहाँ है, ये डैश है ना, इसका भी फोकस यहाँ है, ये फो यहाँ है, इसका भी फोकस यहाँ है, और इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है ताकि इसका भी फोकस ऐसे रहेगा। इसके फोकस ये जे बड़ी फोकस एफ ही भी एजे है, एफ ही एजे है, ये अपना फोकस पर बनाया और उसको एडजस्ट इस प्रकार से कर दिए ताकि उसके फोकस पर ये वस्तु चला जाए। चल गया, अब जब चल गया, देखो चल गया मान के चल गया, अब जब चल गया तभी कहेगा ठीक है ले ला ना, तो हाँ ले लियो बाबू। तो देखा अनंत पर हम बन में थी, ए हो गया, ए गोरे वाला ना, एक दो इधर तो कभी करता हुआ ना, आज जिंदगी में इधरों ना करता हुआ, याद रखिए। चलो अब इधर इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, आपको समझ के चलना अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब इमेज कहाँ है, अनंत पर है। अब देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा ज्वाइन कर दे रहा हूँ ताकि यह अनंत पर इमेज है, वो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ पर दर्शन कौन बन रहा है, उसको बीटा, क्या नाम रखेंगे, बीटा। इधर वस्तु है, वस्तु काफी दूर है, तो काफी दूर के कारण यहाँ पर दर्शन कौन छोटा बन रहा है, या अल्फा मान लेते हैं। वस्तु के द्वारा दर्शन कौन अल्फा, और यहाँ अंतिम प्रतिबिंब नीचे बना था, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कौन, बीटा। एक करना होगा रे बाबू, करना होगा, बुक होगा तो देखना आप, ऐसा ही है। चलो तो ए हो गया आपका बीटा, हु बहु छापे हु बहु, ऐसा नहीं, ए अल्फा है, यहाँ पर क्या है बीटा। अब सोचो ये फार्मूला लाना कितना सिंपल है, बहुत आसान है घर पे, लेकिन थोड़ा काम करे पड़ते, ठीक है। चलो अब बताओ चला कि अल्फा है तो समूह कौन सी अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बस हो गया। अब हम लोग उसका क्या करेंगे, इसका आवर्धन क्षमता निकाल देंगे, उसके लिए थोड़ा सा फिगर देखना पड़ेगा। अब देख रहे हैं चू रहा है, हाँ बाहुली तो लगती वही सरकार के जैसे हमारा मन फिर गलो, ध्यान दे। चलो शुरू कर, हो गया सर बाबू, चलो ध्यान देना बाबू। यहाँ आपको आवर्धन क्षमता निकालना है, इसका बहुत सिंपल निकाल सकते हो। कैसे यार, मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है बीटा बटा, बीटा को लगभग आप tan बीटा मानते हो, और अल्फा को आप क्या मानते हो, tan अल्फा। बोलो किसके लिए, उपाक्षीय किरण के लिए ना, तो बगल में आप लिख देना उपाक्षीय किरण के लिए, ठीक है, उपाक्षीय किरण के लिए आप ऐसा ले लेना। एम बराबर हो जाएगा बीटा से tan बीटा हो गया, और अल्फा से क्या हो गया, tan अल्फा। tan बीटा निकालो, कौन सा ट्रायंगल में, ध्यान देना, ए डैश बी डैश ई में चल के आप tan बीटा निकालो, तो tan बीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, ये ना आधार, तो लंब हो गया आपका ए डैश बी डैश बटा आधार आपका हो गया ए डैश ई, बोलो बोलो ना, ए डैश ई मेन बटा हो गया। अच्छा tan अल्फा निकालो, ए वाला ट्रायंगल में, ए वाला चल के ट्रायंगल में tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालोगे तो लंब हो गया ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा आधार कौन हो जाएगा, ए वाला ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, ए डैश ई ऊपरे रहेगा कि ए डैश ओ ऊपरे, ए डैश ई की ए डैश ओ, कॉमन सेंस लगाओ, ए डैश ए ओ ऊपरे रहेगा, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है ना बउआ, एक्स बट्टा वाई आई मेन बट्टा जेड बट्टा पी, ऐसे लिखा हुआ है, तो जब चेंज करेंगे तो ऊपरे ना जाएगा, कुछ ना समझ बेकार है, बेकार हम ऐसे लिख के पछता रहे क्या यार। ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई है,
आई मेन बट्टा है ना, ए डैश बी डैश बट्टा में क्या था ए डैश ओ, ई से तो कटिएगा तो चेंज होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, तो याद रखिएगा ए डैश ओ ऊपर गया और बचा ए डैश ई नीचे। ठीक है, अब यहाँ से साइन कन्वेंशन लगा दो। साइन कन्वेंशन बोले तो चीन परिपाटी लगा देना, तो चीन परिपाटी लगाओगे तो एम बराबर हो जाएगा ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है बताओ, एम बराबर ए डैश ओ बट्टा ए डैश ई है ना, चीन परिपाटी लगाओ। तो ए डैश ओ क्या है देखो तो ए डैश ओ ए ना, ए डैश ओ जो है ये देखो थोड़ा सा ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ तो ऐसे इसका इमेज डिस्टेंस है प्रतिबिंब दूरी, लेकिन प्रतिबिंब दूरी पर इस पर बात नहीं करेंगे, हमें लगता है कि फोकस दूरी है इसका, क्योंकि इसका यहाँ फोकस है कि नहीं है, तो ये फोकस दूरी है। तो क्या एफ ओ लिखूँ प्लस में कि माइनस में, प्लस में होगा, क्या में होगा प्लस में। ए डैश सी क्या है जरा सोचना, ए डैश सी इसका फोकस है, ए वाला देखो ए डैश ई, ये देखो ना ए डैश ई, तो यहाँ एफ ही है यहाँ ई है, तो इसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ ही कहेंगे, इसका फोकस दूरी प्लस में कि माइनस में, ये माइनस में होगा क्योंकि ये जो फोकस दूरी है इसके उल्टा हो रहा है ना, एफ ही हो जाएगा। तो निकल के आ गया एम बराबर क्या चला, एम बराबर निकल के आ गया माइनस में एफ ओ बटा एफ ही, यही आंसर होता है। अगर आपसे कोई बोले कि आवर्धन क्षमता का फार्मूला बताना, वो भी समान समायोजन के लिए और खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता, तो एम बराबर माइनस में एफ ओ बटा एफ ही। एक चीज़ और यहाँ से ध्यान देना बाबू, क्या करेंगे नली की लंबाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे नली की लंबाई। अगेन कौन था, कौन, नली की लंबाई, नली की लंबाई, नली की लंबाई निकालेंगे मतलब एल। तो नली किसको कहते हैं, ओ से लेकर के ई तक के बीच का डिस्टेंस, ई ना नली की लंबाई है। तो नली की लंबाई हम कैसे निकालें, अगर ओ ए डैश में ए डैश ई को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा नली की लंबाई, और इसी को ना नली की लंबाई कहते हैं। तो ओ ए डैश प्लस ए डैश ई, ओ ए डैश प्लस ए डैश ई, तो ओ ए डैश कितना है बोलो, एफ ओ है कि नहीं है, फोकस दूरी है रे, अभी दृश्य का फोकस दूरी प्लस ये नेत्रिका का फोकस दूरी, तो उसको एफ ही बोलते हैं। ये नली की लंबाई निकल गया, बोलो सिंपल है कि नहीं है। खगोलीय जो दूरदर्शक होता है, खगोलीय दूरदर्शक आवर्धन क्षमता कोई पूछे तो कहना कि बाबू समान समायोजन में बताएं कि डी वाला बताएं, तो अभी तो हमको सर समान समायोजन में ही बताए हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की जहाँ तक बात हो, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता माइनस में एफ ओ बटा एफ ही, और नली की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ही, बहुत सिंपल बात है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से कॉमन सेंस लगाना, जो मैं पहले बोला था, मैं क्या बोला था कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर बड़ा होता है, अभिमुख बड़ा होता है, भले फिगर में ऐसा है लेकिन उसका अपर्चर बड़ा होता है, फोकस दूरी भी बड़ा इसका होता है, इसका जो वाला फोकल लेंथ है ना बहुत बड़ा होना चाहिए। यहाँ से भी पता चल रहा है कि बड़ा होगा तबे ना आवर्धन क्षमता बड़ा होगा, ये एफ ओ बड़ा तब आवर्धन क्षमता बड़ा, और इसका छोटा होगा क्योंकि इसका जितना फोकस दूरी छोटा होगा उतने वो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। बोलो तो ध्यान देना, पूछता है वहाँ पर सवाल करता है कि जो खगोलीय दूरदर्शक है, यदि खगोलीय दूरदर्शक में नेत्रिका के फोकस दूरी को अगर हम कम करें तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, ये कम करेंगे तो बढ़ जाएगा। और यदि अभिदृश्यक के फोकस दूरी को कम कर दें तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना, क्योंकि कम तो ये कम, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। बोलो क्लियर है, बस ये चीज़ आपको कर लेना है, कर लोगे। फिगर ड्रा कर देना, चल देना बगल के चित्र से, यहाँ पर लिख दें बगल के चित्र से, बगल के चित्र से चल दी। कितना सिंपल है बताओ, एक से सिंपल कुछ होता है नहीं होता, पॉज करो।